everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस एंड दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ यानी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. इसे डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4 के द्वारा. पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था एयर इज़ द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ, यानी एयर अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए इनविजिबल गैसेस का मिक्सचर है जो कि कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसका अपना एक मास होता है और ये स्पेस को घेरती है. अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज़ इट, यानी एयर में ये इनविजिबल मिक्सचर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, यानी इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, यानी हवा किससे बनी है. अंटिल द 18th century people thought that air was just one substances. Experiment have proved that it is really not so. Air is mixture of many gases. 18th century तक लोग यही मानते थे कि एयर केवल एक ही सब्सटेंसेस से बनी हुई होती है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव हो गया कि एयर एक सब्सटेंस से नहीं बनी हुई है. एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. ये मिक्सचर किस तरह का है, चलिए इनके कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पर केवल आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही दिखाई दे रही है, लेकिन एयर में बहुत सारे और सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन एयर में वो प्रेजेंट होते हैं. नंबर 1 वाटर वेपर. आगे बढ़ने से पहले चलिए वाटर वेपर और कंडेंसेशन को समझ लेते हैं. इसे आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज़ आप किसी पॉट में वाटर हीट कर रहे हैं, उस केस में थोड़ी देर बाद अगर आप देखें जब वाटर बॉयल होने लगे तो उसके ऊपर आपको एक गैस सी दिखाई देती है, यही वाटर वेपर है. अगर ये वाटर वेपर किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए तो ये वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. इसके लिए आप उस पॉट को एक ढक्कन से ढक दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे उठा करके देखिए तो वहाँ पर आपको वाटर की वेपर दिखाई देगी. यानी कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें वाटर वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. We also saw that when air comes into contact with a cool surface, it condenses and drop of water appears on the cold surface. हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि वाटर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है और हमने ये भी देखा है कि जब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो इसमें प्रेजेंट वाटर वेपर ड्रॉप्स के फॉर्म में कंडेंस हो जाती है और उस कोल्ड सरफेस पर हमें दिखाई देने लगती हैं. इस फिगर में आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं. यहाँ पर इस बॉटल में कोल्ड वाटर होगा जिसे फ्रिज से निकालने पर इसके चारों तरफ जो वाटर वेपर थी इस पर कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है. इसी तरह से जब आप किसी भी चीज़ को फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो उसमें आपको इस तरह की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं जो ये शो करती हैं कि हमारे आसपास जो भी एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. इसके साथ ही साथ वाटर साइकिल के लिए एयर में वाटर वेपर का होना आवश्यक है. अब क्वेश्चन ये है कि वाटर साइकिल के लिए वाटर वेपर का होना आवश्यक क्यों है. इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी वाटर वेपर से ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. चलिए इसे इस फिगर द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं. ये एक कंप्लीट वाटर साइकिल है. हमारी लैंड पर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो किसी भी फॉर्म में हों, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है इस सन की हीट से वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद हीट होने के बाद धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर के कांटेक्ट में होती है तो धीरे धीरे ये वाटर वेपर कंडेंस होती है और क्लाउड का फॉर्मेशन करती है. इस तरह से वाटर साइकिल में एयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और अगर एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन वाटर साइकिल में नहीं होगा. एयर का सेकेंड कंपोनेंट है ऑक्सीजन.
पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि सभी लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा एयर में तो कोई भी लिविंग बीइंग जीवित नहीं रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंट को एक्टिविटी 3 के द्वारा समझेंगे। फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑन द सेम लेंथ ऑन अ टेबल, light both the candle, cover one of the candle with an inverted glass tumbler, observe both the candles carefully, do both the candles continue to burn or go off। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरह से दोनों सेम लेंथ की कैंडल लेनी है और उसे एक टेबल पे रख देना है और दोनों को जला देना है। जला देने के बाद एक कैंडल को इस तरह से टम्बलर से या ग्लास से ढक देना है और ये ऑब्जर्व करना है कि दोनों जल रही हैं या फिर इसमें से कोई बुझ गई है। थोड़ी ही देर बाद आप ये देखेंगे कि जिस कैंडल को आपने टम्बलर से ढका हुआ था वो थोड़ी देर जलने के बाद बुझ गई है। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। इसके बुझने का क्या कारण है, क्या आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं। इस एक्टिविटी में कैंडल के बुझने का कारण ये समझ में आ रहा है कि इस टम्बलर के अंदर वो कंपोनेंट्स जो कि इसे जलाए रखने के लिए आवश्यक था वो लिमिटेड था और इसके जलने से वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण ये कैंडल बुझ गई। हाउएवर द अदर कैंडल इज़ गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर। जबकि सेकेंड कैंडल को अभी तक एयर की सप्लाई मिल रही है, इसलिए ये जल रही है। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज़ नोन एज ऑक्सीजन। एयर का वो कंपोनेंट जो कि इस कैंडल को जलाए हुए है या कैंडल को जलने में सपोर्ट कर रहा है, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। इस एक्टिविटी के द्वारा हमने ये देखा कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और अगर इस फिगर में आप देखें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर में ये 20.9% ही प्रेजेंट होती है। चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट नाइट्रोजन की बात करते हैं। एक्टिविटी 3 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो ग्लास या टम्बलर में बहुत सारी एयर अभी भी बची हुई है, हालांकि वो आपको दिखाई नहीं देगी। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। दिस मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज़ नाइट्रोजन। जो ये इंडिकेट करते हैं कि एयर में तो वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन बर्निंग में किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, और एयर का वो मेजर पार्ट जो कि बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है उसे नाइट्रोजन कहते हैं। ये नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। इस फिगर में देखिए इसका परसेंटेज है 78%, यानी एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम if there is some materials that is burning, you may have felt suffocation. This is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continue. जब किसी बंद रूम में आप किसी मटेरियल को जलाते हैं तो उसके जलाने के कारण आपको बहुत ज़्यादा घुटन या सफोकेशन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी मटेरियल को आप एक्सेस मात्रा में जलाते हैं तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलती है और रूम में इकट्ठी होती है, जिससे आपको सफोकेशन महसूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ एयर अराउंड अस। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एयर में बहुत कम स्मॉल होती है। इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखिए जलती हुई आग से कितना सारा ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा है। अगर आप इस तरह के मटेरियल को किसी रूम के अंदर जलाएंगे तो वहाँ पर आपको सफोकेशन, घुटन सी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जब किसी प्लांट या एनिमल को जलाया जाता है तो वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, लेती है, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि ड्राई लीव्स को या फिर क्रॉप्स के रिमेन्स जो बचते हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उनके जलाने से हमारी सराउंडिंग पॉल्यूट होती है और हमें डिफरेंट टाइप की लंग से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं। गैसेस के अलावा एयर में डस्ट पार्टिकल और स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। स्मोक्स कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इट्स ऑफन हार्मफुल। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, निकलता है, और इस स्मोक में कुछ गैसेस होती हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी नुकसानदायक होते हैं। That is why you see long chimneys in factories. This takes the harmful smokes and gases away from our noses, but brings it closer to the bird flying up in the sky. किसी भी मटेरियल को या फ्यूल को जलाने से उससे स्मोक निकलता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में जो
चिमनीज लगी होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। फैक्ट्रीज़ में जब ऐसी ऊंची चिमनियाँ लगाई जाती हैं तो उनसे निकलने वाला जो धुआं है, स्मोक है, वो हमारी नोज़ तक तो नहीं पहुंचता है, लेकिन स्काई में उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं उन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है और उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इस फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनकी चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है वो स्काई की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कितना ब्लैक कलर का है और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर जाता है इसलिए हमारी नोज़ तक नहीं पहुंचता है और हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब यहाँ से कोई बर्ड गुजरती है तो इसके कांटेक्ट में आती है और ये स्मोक उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये तो बात हुई स्मोक की। चलिए अब डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट के पार्टिकल हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को समझने के लिए आपको किसी डार्क रूम में जाना है या फिर किसी ऐसे रूम में जाइए जहाँ पर सनलाइट आ रही हो। उसके सारे ओपन डोर और विंडोज़ को आपको क्लोज़ कर देना है और फिर उसके बाद उस विंडो या डोर को थोड़ा सा खोलना है जहाँ से सनलाइट उस रूम के अंदर आ सके। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ द सनलाइट। अब सनलाइट की जो बीम रूम के अंदर आ रही है उसे केयरफुली ऑब्जर्व करिए, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये बीम इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ये पार्टिकल्स डस्ट के हैं। ड्यूरिंग विंटर you might have observed similar beam of sunlight filter through the tree in which dust particles appear to dance merrily around. इसके अलावा विंटर के सीज़न में आपने पेड़ की जो लीव्स होती हैं उनसे छन कर आती हुई सनलाइट की बीम को भी देखा होगा, जहाँ पर आपको डस्ट के पार्टिकल्स डांस करते हुए दिखाई देते हैं। दिस शोज़ दैट एयर आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. इस तरह से हमने देखा कि एयर में डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस टाइम और प्लेस पर डिपेंड करती है। जैसे दिन में आपको ये पार्टिकल्स ज़्यादा दिखाई देंगे या फिर अगर समर का सीज़न है तो भी आपको ये पार्टिकल्स ज़्यादा दिखाई देंगे। चलिए इस फिगर के द्वारा एयर के कंपोनेंट्स को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एयर में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20.9% होता है, जो पूरी एयर का टोटल 98.9% होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसे यहाँ पर शो किया गया है, ये केवल 1.1% होता है, जिसमें अदर गैसेस 0.17% होती हैं, ऑर्गन्स 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इस तरह से हमने देखा एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल और स्मोक और साथ ही साथ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। बूझो का एक क्वेश्चन है आपके लिए। बूझो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन फिगर 15 पॉइंट इज़ वियरिंग अ मास्क। यानी फिगर 15.8 में जो पुलिसमैन है उसने मास्क क्यों पहन रखा है, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं।